नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन के साथ। आज 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय। कांकेर में प्रत्याशी भोजराज नाग की नामांकन रैली में होंगे शामिल। बेमेतरा में जनसभा को करेंगे संबोधित। कल आएगी महतारी वंदन योजना की दूसरी किश्त। वित्तीय वर्ष खत्म होने के चलते 1 अप्रैल को नहीं मिली राशि। पिछले महीने 655 करोड़ हुए थे जारी। भिलाई में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फैक्ट्री में हुआ ब्लास्ट। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। रायपुर में ब्रिज की दीवार तोड़कर लटका तेज रफ्तार डंपर। राजेंद्र नगर ओवरब्रिज पर बड़ा हादसा टला। IBC 24 लगातार नंबर 1। बार्क रिपोर्ट में IBC 24 की बादशाहत बरकरार। मार्केट शेयर और टाइम स्पेंड में सर्वोच्च शिखर पर IBC 24। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ के मुखिया के दौरे के साथ। और रायपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, 2 जिलों के दौरे पर आज सीएम विष्णुदेव साय रहेंगे। कांकेर और बेमेतरा जिले के दौरे पर रहेंगे आज सीएम साय। 12 बजे कांकेर जिले के लिए वो रवाना हो जाएंगे। भोजराज नाग की नामांकन रैली में वो शामिल होंगे। तो कांकेर लोकसभा प्रत्याशी हैं भोजराज नाग और 3:30 बजे बेमेतरा पहुंचेंगे सीएम साय। परपोड़ी में विशाल जनसभा को भी वो आज संबोधित करेंगे। तो शाम 5 बजे राजधानी रायपुर लौटेंगे सीएम विष्णुदेव साय। तो आज का उनका ये शेड्यूल है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज इन 2 जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं। साथ ही कई जगह पर आज उनकी आम सभा भी है। जनसभा को वो संबोधित करेंगे और साथ ही शाम 5 बजे राजधानी रायपुर वापस वो लौट जाएंगे। तो रायपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कल महतारी वंदन योजना की दूसरी किश्त आ जाएगी। वित्तीय वर्ष खत्म होने के चलते 1 अप्रैल को राशि नहीं मिली थी। 70 लाख से ज्यादा महिलाओं को पहली किश्त दी गई थी। तो पिछले महीने 655 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। और आपको बता दें कि पहले ये कहा जा रहा था कि 1 अप्रैल को राशि जारी कर दी जाएगी, लेकिन 1 अप्रैल को वित्तीय वर्ष खत्म होने के चलते ये राशि जारी नहीं की गई थी। इसी वजह से महतारियों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ा। लेकिन रात की बात है कि कल ये योजना की राशि यानी कि 3 अप्रैल को आपके खाते तक पहुंच जाएगी। 70 लाख महिलाओं को पहली किश्त मिल चुकी है। उन्हीं महिलाओं को फिर से एक बार दूसरी किश्त मिलने जा रही है और इसीलिए महतारियों में काफी उत्साह का माहौल है। छत्तीसगढ़ पीसीसी के पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। उन्होंने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ निर्वाचन आयोग में शिकायत की है। भूपेश बघेल के स्लीपर सेल वाले बयान पर यह शिकायत की गई है। अरुण सिसोदिया ने शिकायत पत्र में लिखा है कि भूपेश बघेल का बयान आचार संहिता का उल्लंघन है। उन्होंने समाज में नफरत फैलाने की कोशिश की है। कांग्रेस पार्टी ने एक पैसे के लेन देन का विषय को हम लोगों ने उठाया था, जिसको लेकर भूपेश बघेल जी द्वारा शिकायतकर्ता और इस मुद्दे को उठाने वाले और साथ ही साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आवाज उठाने वाले कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं को भाजपा का स्लीपर सेल कहकर उन्होंने अपमानित किया था। चुनाव आयोग में हमने शिकायत की है कि आदर्श आचार चुनाव संहिता का ये उल्लंघन है और इनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई किया जाना चाहिए। वहीं खेड़ा के पूर्व सदस्य विजय साहू ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया है। भिलाई के हाउसिंग बोर्ड में आयोजित हुए भाजपा प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में विजय साहू ने बीजेपी की सदस्यता ली। सांसद विजय बघेल और बीजेपी जिलाध्यक्ष महेश वर्मा ने पार्टी का गमछा पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान विजय साहू ने कहा कि अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो खुलकर सांस ले रहे हैं और सबसे ज्यादा वे इस बात से खुश हैं कि अब उन्हें जय श्री राम बोलने के लिए मन नहीं मानना पड़ेगा। वहीं सांसद विजय बघेल ने कहा कि विजय साहू उनके छोटे भाई हैं। उनके आने से भाजपा और मजबूत हुई। विश्वकर्मा महेश शर्मा आप सभी आए।
तो भाजपा लोकसभा चुनाव में जीत को बरकरार रखने के लिए पूरी तरह इलेक्शन मोड में आ गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं और मतदाताओं तक पहुंचने के लिए विधानसभा सम्मेलन का आयोजन कर रही है, जिसकी शुरुआत आज रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र से की गई। कल ये शुरुआत की गई थी। कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी की अगुवाई में 3000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने अब की बार 400 के पार नारे को साकार करने के लिए संकल्प लिया और ओपी चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता 11 लोकसभा सीटों में 11 कमल फूल चुनकर मोदी जी को आशीर्वाद देगी। हमारे कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए हैं, माताएं, बहनें, युवा कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता सब लोग उपस्थित हुए हैं और उनके उत्साह, उमंग और ऊर्जा अब 100% नहीं 1000% दिखाई दे रही है। मोदी जी को लगातार हैट्रिक तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हर कार्यकर्ता रायगढ़ विधानसभा में, रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र में, पूरे छत्तीसगढ़ में और पूरे भारत में अपनी कमर कस चुका है। चलिए इसी बीच अंबिकापुर से आपको बड़ी खबर बता दें। ट्रांजिट हॉस्टल में चोरी हुई है। उदयपुर के ट्रांजिट हॉस्टल में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। चोरों ने 6 कमरों के ताले तोड़ दिए। नर्स और डॉक्टर्स का ये हॉस्टल है, माफ कीजिएगा, ट्रांजिट हॉस्टल है और सोने हॉस्टल का फायदा उठाकर चोरों ने धावा बोला है। सोने और चांदी के गहने समेत लाखों की चोरी कर फरार हो गए हैं चोर। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ट्रांजिट हॉस्टल में ये चोरी की गई है। सोने हॉस्टल का फायदा उठाकर चोरों ने यहां धावा बोला और बताया जा रहा है कि लाखों का सामान यहां से चोर लेकर फरार हो गए हैं और साथ ही सोने और चांदी के गहने भी यहां मौजूद थे, जिसे भी चोरों ने अपना हाथ साफ कर लिया है उस पर। और उदयपुर के ट्रांजिट हॉस्टल की ये घटना बताई जा रही है। तो अंबिकापुर में ये हॉस्टल है जहां से चोरी की वारदात सामने आई है। तो वहीं रायपुर से एक और बड़ी खबर। राजेंद्र नगर ओवरब्रिज पर बड़ा हादसा टला है। हादसे के बाद ओवरब्रिज पर डंपर लटका हुआ रहा। ब्रिज की दीवार तोड़कर डंपर लटका था। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। रायपुर में बड़ा हादसा होते हुए टला है क्योंकि ओवरब्रिज पर ये डंपर जो आप देख रहे हैं वो लटका रहा और अगर ये नीचे गिर जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन राहत की बात रही कि ट्रक कहीं ना कहीं डंपर वहां पर अटका रहा। लेकिन ये घटना देखकर जिसने भी इस घटना को देखा है उसकी सांसें रुक गई है क्योंकि एक बड़ा हादसा यहाँ हो सकता था। और देखिए डंपर है ये और इसमें जो ड्राइवर था उसने भी काफी मशक्कत करके अपनी जान बचाई है क्योंकि अगर ये नीचे गिर जाता तो शायद नीचे में जो वाहन थे वो भी इसकी चपेट में आ सकते थे। जो ड्राइवर था उसकी भी मौत हो सकती थी और ये जो डंपर है उसमें भी लाखों का नुकसान, वो क्षतिग्रस्त हो जाता तो हो सकता था। यानी कि कई तरीके से अगर देखा जाए तो बड़ा हादसा होते होते टला है। फिलहाल राजेंद्र नगर ओवरब्रिज पर यह हादसा हुआ है जहां पर एक डंपर ओवरब्रिज पर लटका दिखा है। भिलाई के इंडस्ट्रियल एरिया में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। आग इतनी भयानक थी कि इसकी लपेटें कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रही थी। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास की बस्ती को खाली कराकर पूरे एरिया को सील कर दिया गया। कुछ देर बाद दमकल की टीम भी मौके पर पहुंची और 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इधर इस घटना की जानकारी मिलते ही सांसद विजय बघेल, महापौर और क्षेत्र की पार्षद वीणा चुंद्राकर भी वहां पहुंची और आग को नियंत्रित करने हर संभव मदद करते हुए नजर आए। उनसे जानकारी मिली कि छावनी में इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री में आग लग गई। तत्काल हम लोग यहाँ पहुंचे तो उस समय बहुत भयावह आग थी। मैंने तत्काल कलेक्टर महोदय से बात की, कमिश्नर साहब से बात की और बीएसपी प्रशासन में भी बात करके तुरंत फायर ब्रिगेड भेजी। सब लोग प्रयास कर रहे हैं और सभी लोग लगे हैं, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है, इसमें सभी लोग लगे हैं। स्थानीय पार्षद वीणा चंद्राकर जी, गिरिजा बंछोड़ जी लगातार हम लोग को फोन करती रही। हम तो कार्यक्रम में थे, जैसे ही जानकारी लगी हम लोग, नीरज पाल जी भी, महापौर जी भी आ चुके हैं। सब अपनी जागरूकता का परिचय दे रहे हैं, सभी जनप्रतिनिधि लगे हैं। पत्थलगांव में 18 दिन की बच्चे को गर्म लोहे से दागने का मामला सामने आया है। घटना मुड़ापारा के करंगा बहुला गांव की है, जहां इलाज के नाम पर बच्चे के पेट में गर्म लोहे से कई बार दागा गया। जब दर्द से बच्चे की हालत बिगड़ी तो परिजन उसे निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, तब ये मामला सामने आया। जानकारी लगने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम बच्चे की देखरेख कर रही है। बीएमओ डॉक्टर जेम्स मिंच ने बताया कि फिलहाल बच्चे की हालत ठीक है।
आलसी था बोले गांव वाले, तो हम लोग लगवाने गए। लुड़ई दागने वाला जो गर्म किए उससे दागे, दागने के बाद उसे रात को ही बुखार आया। इसका पेट में आलसी हो गया बोले, तो हम लोग बोले कि दगवाएंगे, बोले तो ठीक हो जाएगा बोले। तो हम लोग वैद्य के पास गए थे, तो वो इसको देखा पेट को, तो फिर दागा। इसको कितना दागे हैं मैं उसको गिन नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं फोटो ले करके इसको फेसबुक में डाला था जागरूकता लाने के लिए कि देहात में इस प्रकार से जो होती है, देहात में इस प्रकार से इलाज ना करें, किसी भी बच्चे वाले डॉक्टर कहीं का भी हो। मूड़ापारा गांव की घटना है। एक बच्ची को जो 18 दिन की बच्ची है, 2 दिन पूर्व में इस प्रकार का घटना किया गया है और अभी उनका स्वास्थ्य बेहतर है। रायपुर पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खिलाने वाले 4 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि शातिर सटोरिये पुलिस को चकमा देने के लिए कार में घूम घूम कर लोगों से ऑनलाइन दाव लगाते थे। पुलिस ने जब इन शातिर सटोरियों को गिरफ्तार किया तब ये गुजरात टाइटन और सनराइजर हैदराबाद के बीच खेले जा रहे मैच को शुभ लाभ 0543 नामक ऐप से ऑनलाइन सट्टा संचालित करवा रहे थे। हालांकि पुलिस इस शुभ लाभ 0543 ऑनलाइन ऐप मार्केट में नया ऐप होना बता रही है। गिरफ्तार चारों आरोपी अजय देवांगन, दीपक खंडपुर खिलेश्वर देवांगन और राकेश सिंह राजपूत रायपुर के उर्ला बिरगांव समेत उरकुरा इलाके के रहने वाले हैं और सभी को रायपुर से राजनांदगांव के अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 1 नग लैपटॉप, 7 नग मोबाइल फोन, 60,000 रुपए नकदी और बोलेनो कार भी जब्त की गई है। एक व्यक्ति है जो बोलेनो कार में घूम घूम कर सट्टा खिला रहा है, हमको इतनी सूचना प्राप्त हुई थी। इसी में से लगभग हमारी टीम लगातार इसको ट्रेस करने में लगी हुई थी और इनसे बोलेनो कार सहित ये आप देख रहे हैं एक लैपटॉप, करीबन कुछ 60,000 लगभग रुपए और 7 मोबाइल और ऑनलाइन सट्टा ये लोग शुभ लाभ करके एक ऐप है उसमें खिला रहे थे। इनको गिरफ्तार किया गया। बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट कर दें। बीजापुर से बड़ी खबर है, गंगालूर में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई है। 4 नक्सलियों के मारे जाने की खबर मिल रही है, 7 नक्सलियों के घायल होने की खबर है। पुलिस की घेराबंदी में नक्सली फंस गए और आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। तो बीजापुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, 4 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, 7 नक्सलियों के घायल होने की खबर है। तो बेहद बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बीजापुर से पुलिस की घेराबंदी में नक्सली फंसे, ऐसी जानकारी है। फिलहाल आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर IBC 24 आपको दिखा रहा है। बीजापुर में 4 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है और इसके साथ ही साथ 7 नक्सलियों के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। पुलिस ने घेराबंदी करके इन्हें पकड़ा है, ऐसी जानकारी है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। तो एक बार फिर से नक्सली काराना करतूत को अंजाम देने वाले थे, लेकिन पुलिस की तत्परता देखिए, उसने घेराबंदी कर नक्सलियों को पकड़ा है और साथ ही घायल भी किया है। नरेश मिश्रा हमारे साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। नरेश, एक बड़ी खबर सामने आ रही है, मुठभेड़ की खबर है, अपडेट दिए। जी हाँ, देखिए अभी ये सुबह से मुठभेड़ हुई है इस इलाके में, लेंड्रा, सावनार और इसके आसपास का क्षेत्र ये बताया जा रहा है और यहाँ पर माओवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी पुलिस को और जिसके बाद एक बड़ी घेराबंदी यहाँ पर की गई है। करीब 5 किलोमीटर के आसपास की घेराबंदी बताई जा रही है, जिसमें STF, CRPF, कोबरा और संयुक्त रूप से जो पुलिस टीम है, अर्धसैनिक बलों की टीम है, इसने घेराबंदी की और सुबह 4 बजे से मुठभेड़ का सिलसिला जारी है। तो अभी तक जो अपडेट आ रही है उसमें 4 से अधिक नक्सलियों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है क्योंकि अभी भी जो पुलिस पार्टियां हैं वो नक्सल क्षेत्र पर हैं और ऐसे में और मुठभेड़ भी रुक रुक कर लगातार हो रही है, जो पुलिस लगातार एरिया को सर्च कर रही है उसके बाद। तो इस वजह से अभी तक अपडेट्स नहीं आई हैं, लेकिन जो जानकारी मिल रही है 4 के करीब माओवादी मारे गए हैं और कई माओवादी घायल हुए हैं, उनकी सर्चिंग की जा रही है। और क्योंकि घेराबंदी बढ़ी है इसलिए ऐसा लगता है कि पूरे घटनाक्रम को अपडेट होने में कुछ वक्त लग सकता है। नरेश, तो जो नक्सली मारे गए हैं, क्या उनकी पहचान कुछ हो पाई है, कोई जानकारी मिली आपको? नहीं, देखिए पुलिस ने तो अभी तक इसकी अधिकृत पुष्टि भी नहीं की है और इसकी वजह यही है कि जब तक जो मुश्किल क्षेत्र हैं जहां किसी तरह का संपर्क साधना पुलिस के लिए मुश्किल होता है और वहां पर पार्टियां होती हैं पुलिस की, तो जब तक वो अपना ऑपरेशन खत्म नहीं कर लेते तब तक पुलिस अपडेट नहीं करती। और यही वजह है कि अभी भी जब, क्योंकि जो जानकारी मिली है सूत्रों से वो ये मिली कि 4 शव तो बरामद हुए लेकिन उनकी शिनाख्ती नहीं हुई है।
और करीब करीब 50 के करीब की संख्या में माओवादियों की मौजूदगी की यहाँ पर जानकारी है। तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि लगातार ये सुबह से 4 बजे से रुक रुक कर 3 बार अब तक मुठभेड़ हो चुकी है और हो सकता है कि ये सिलसिला आगे और बढ़े, क्योंकि पुलिस ने भी लगातार घेराबंदी डाल रखी है। तो नरेश, इतनी संख्या में अगर वहां पर नक्सली मौजूद थे तो क्या ये किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे? जी, इस बात की जो जानकारी मिल रही है कि असल में ये जो पूरा क्षेत्र है गंगालूर का, इसके आसपास दोनों तरफ काफी बड़ी तादाद में माओवादियों की मौजूदगी होती ही है। ये उनका क्षेत्र है और क्योंकि पहाड़ का क्षेत्र है, घने जंगल भी हैं इस क्षेत्र में, तो इस वजह से यहाँ गतिविधियां रहती हैं। तो इन नए कैंप जो पुलिस ने खोले हैं वहां से ऑपरेट करके उन क्षेत्रों को पुलिस कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रही है, जहां पर माओवादी अपना एक मुक्त बेस चलाते हैं या मुक्त कैंप वहां पर स्थापित है माओवादियों की तरफ से। तो उसी सिलसिले में ये कार्रवाई है। जी, तो नरेश, एक बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जा सकता है क्योंकि 7 नक्सली घायल हुए हैं और 4 की पुष्टि भी जहां तक है जल्दी ही मिल जाएगी। तो क्या जवानों को कोई इनपुट मिला था कि वहां पर नक्सली मौजूद हैं? हालांकि वो नक्सली एरिया है और वहां पर नक्सली काफी संख्या में मौजूद भी रहते हैं, लेकिन फिर भी इससे पहले जवानों को कोई इनपुट मिला था, उसके आधार पर उन्होंने कार्रवाई की? देखिए, लगातार क्योंकि ये क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पुलिस के कैंप नहीं हो पाने के कारण पहले भी पुलिस जा नहीं पाती थी। इनपुट पहले भी मिलते थे, पर मुश्किल ये थी कि जो क्षेत्र है वो गुरिल्ला वॉर जोन की तरह विकसित माओवादियों ने कर रखा है। तो जब भी ऐसी घेराबंदी या ऐसी स्थितियां बनती थी तो पुलिस को या तो बल कम पड़ जाता था या जो बूबी ट्रैप का सिस्टम है उसमें कई बार माओवादी जवानों को घेर लेते थे, तो वो अपना ऑपरेशन कंप्लीट नहीं कर पाते थे। तो इस वजह से भी जब नए कैंप खुले तो नए एरिया में पुलिस का मूवमेंट बढ़ा। इंटेलिजेंस और इनपुट तो लगातार माओवादियों की मौजूदगी के मिलते रहते हैं पुलिस को, लेकिन कौन लीडर है मौके पर, कौन ग्रुप माओवादियों का जिसने घेराबंदी कर रखी है, एरिया कमेटी है, दलम है, इस तरह के इनपुट्स को और ज्यादा पुख्ता करने के बाद ही इस तरह के ऑपरेशन लॉन्च किए जाते हैं। लेकिन जब तक आप शव जो मिलता है वो जब तक संबंधित अधिकारी या जो वेरिफिकेशन है वो ठीक से नहीं होता, तब तक पहचान करना मुश्किल होता है कि जो मारा गया लीडर है या कोई आम कैडर है माओवादियों का, इस तरह की पहचान करना मुश्किल होता है। और एक ये भी समस्या होती है क्योंकि सादी वेशभूषा में भी माओवादी रहते हैं, तो अक्सर कई बार ये होता है कि क्रॉस फायरिंग में आम ग्रामीणों के मारे जाने की भी आशंका होती है, तो जिससे बहुत ज्यादा सावधानी के साथ पुलिस को ऑपरेट करना होता है इन क्षेत्रों में, क्योंकि इस तरह की घटनाएं कई बार सामने भी आई हैं। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये ऑपरेशन लॉन्च करने की कोशिश रहती है पुलिस की तरफ से। लेकिन जब तक अधिकृत तौर पर पुलिस की तरफ से अपडेट नहीं आ जाती है तब तक कुछ भी कहना संख्यात्मक तौर पर मुश्किल होगा। लेकिन ये सूत्रों से जानकारी मिली है कि एक बड़ी मुठभेड़ इस इलाके में लगातार जारी है। सुबह 4 बजे से ऑपरेशन उस क्षेत्र में चल रहा है। बिल्कुल नरेश, तो आप नजर बनाकर रखिएगा। नरेश, आपसे जानकारी लेते रहेंगे, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर है बीजापुर से, क्योंकि 7 नक्सलियों के घायल होने की खबर है और इसके साथ ही हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा हमें बता रहे थे कि 50 से ज्यादा नक्सलियों के वहां मौजूदगी का अभी तक पता चल पाया है और बड़ी कायराना करतूत को यहां अंजाम देने की प्लानिंग थी। फिलहाल जवानों को बड़ी सफलता यहां पर हासिल हुई है। चलिए बुलेटिन में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं जाइएगा मत, खबरों का सिलसिला लगातार जारी। देश की उन्नति और तरक्की के लिए ऊर्जा सुरक्षा में हमारा दक्ष होना और अग्रणी होना बहुत जरूरी है। हम लगभग 1/4 कोल इंडिया का उत्पादन करते हैं और देश के उत्पादन का लगभग 1/5 उत्पादन हमारा है। आप सस्टेनेबिलिटी के लिए आप क्या काम कर रहे हैं? कंपनी इस चीज की महत्ता को समझती है, इसके महत्व को समझती है कि अगर हम सस्टेनेबल नहीं बनाएंगे अपनी कंपनी को तो आने वाले जनरेशन्स के साथ में, इस देश के साथ में और पूरे विश्व के साथ में हम न्याय नहीं कर पाएंगे। धनुष से छूटता है बाण का पथ में ठहरता, देखते ही देखते वह लक्ष्य को भेदता। लक्ष्य प्रेरित बाण हो तुम, ठहरने का काम कैसा, लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा, लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा।